सभी मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक मतगणना पर्यवेक्षक को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक मतगणना पर्यवेक्षक के कार्य को समझेंगे। तो इस कार्य को समझने के पहले ये जान लेना आवश्यक है कि इस बार जो है ये 6 पदों का चुनाव हो रहा है और इसमें कुछ पदों का चुनाव ईवीएम से और कुछ पदों का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से किया जा रहा है। तो इसमें 4 पद जो है मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और पंचायत समिति, इन पदों का जो चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा किया जा रहा है और 2 पद पंच और सरपंच का जो है वो क्या है, वो बैलेट पेपर से मतपेटिका के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें मतगणना का जो कार्य होगा उसमें सभी पदों के मतों का जो भार दिया गया है वो इस प्रकार है कि मुखिया पद के जो मत होंगे उनके प्रभार कौन होंगे, उनके प्रभार होंगे गणना पर्यवेक्षक, और जो 5 पद और बच गए उनको क्रम से क्या है कि 5 सहायक मतगणना पर्यवेक्षक होंगे, उनको ये भार दिया गया, उनको ये प्रभार दिया गया है। तो मतगणना कार्य करते समय ये पदाधिकारी और कर्मियों के लिए कुछ अनुशासन निर्धारित किए गए हैं। इस अनुशासन का मतलब ये है कि जब मतगणना कार्य चल रहा है तो उस समय क्या करना है, किसी भी अभ्यर्थी का पक्ष नहीं रखना है। बिना भय और बिना दबाव के क्या करना है कि निष्पक्ष रूप से मतगणना का कार्य का संपादन करना है। इसके बाद फिर क्या है कि मतगणना की प्रक्रिया को हम समझेंगे कि मतगणना की प्रक्रिया जो होगी वो किस क्रम से हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम CU यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो मतगणना करना है उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए CU के द्वारा तो सबसे पहले क्या करना है कि कंट्रोल यूनिट का जो कैरी बॉक्स होगा वो आपके मतगणना टेबल पर पहुँच जाएगा। तो पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस टैग से उसको मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना है कि जिस बूथ का और जिस पद का हम गणना करने जा रहे हैं क्या उसी बूथ का है या कंट्रोल यूनिट किसी दूसरे बूथ का है। सबसे पहले ये मिलान कर लेना है और ये कन्फर्म कर देना है किनको, उस उपस्थित पदाधिकारी को और अभिकर्ता को। ठीक है। दूसरी बात क्या करना है कि कंट्रोल यूनिट को निकालना है और पेपर सील, स्ट्रिप सील तथा स्पेशल टैग को मिलाना है। यानी कैरी बॉक्स से, कैरी केस से कंट्रोल यूनिट को जब निकालेंगे तो फिर क्या है, कंट्रोल यूनिट के साथ एक और एड्रेस टैग लगा हुआ रहेगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है, उस एड्रेस टैग को देखना है। सेम वही बूथ नंबर रहेगा और बूथ का नाम रहेगा। इसके बाद फिर क्या है कि जो पेपर सील उसमें लगा हुआ है, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील और स्पेशल टैग लगा हुआ है। तो स्ट्रिप सील को क्या करना है और ग्रीन पेपर सील का ऊपर में नंबर दिखता हुआ रहेगा, तो उस नंबर को क्या करना है, मिलान करना है कि ये जो पेपर सील है क्या वही पेपर सील है जो पीठासीन पदाधिकारी को दिया गया था। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो भरा गया ओपन लिफाफा जो आपके पास जाएगा जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होगा, उसमें पेपर सील का ब्यौरा दिया हुआ रहेगा। तो उससे पता करना है कि इस कंट्रोल यूनिट में जो पेपर सील लगा है क्या वही पेपर सील है जो पीठासीन पदाधिकारी को दिया गया था या कोई दूसरा पेपर सील है। तो कभी कभी क्या होता है कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जल्दीबाजी में क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, यानी पेपर सील जो लगा हुआ है कंट्रोल यूनिट में उसका नंबर दूसरा हो जाता है और जो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में जो पेपर सील का जो ब्यौरा है वो दूसरा हो जाता है। तो उस स्थिति में ये देखना है कि जो इनको दिया गया था, मान लिया जाए कि 101 से 105 तक के इसमें क्या है, प्राप्त पेपर सील की संख्या जो लिखा हुआ है वो 5 है और पेपर सील का जो उपयोग किया गया है उसका सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में क्या है कि 3 लिखा हुआ है और कंट्रोल यूनिट में जो लगा हुआ है उसका सीरियल नंबर 2 लिखा हुआ है। तो क्या उस स्थिति में ये मान्य होगा या नहीं, उस स्थिति में ये मान्य होगा क्योंकि पीठासीन पदाधिकारी को जो पेपर सील दिया गया था वो
सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक था। उन्हीं पेपर सील में से ये पेपर सील लगाया गया है। अब क्या करना है, इसके बाद पेपर सील का मिलान कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देना है कि जब पेपर सील को देख रहे हैं, यदि पेपर सील क्षतिग्रस्त है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम निर्वाची पदाधिकारी को सूचित करेंगे और उनसे आदेश लेंगे कि ये पेपर सील जो है वो क्षतिग्रस्त है, इसके आगे कंट्रोल यूनिट को खोला जाए या नहीं। तो उनके आदेश के अनुसार वो काम करना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या है, अब उसमें से स्ट्रिप सील को हटा देना है, ठीक है, और जो एड्रेस टैग रहेगा उस दोनों को उस कैरी केस में डाल देना है, यानी जिस बॉक्स से कंट्रोल यूनिट को निकाले हैं उसी बक्से में डाल देना है। अब क्या करना पड़ेगा, तो उसमें एक स्पेशल टैग लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। जिस सेक्शन में क्लोज का बटन है, रिजल्ट का बटन है, प्रिंट है, क्लियर है, उस सेक्शन को क्या है ऊपर से एक ढक्कन से बंद करके एड्रेस टैग से सील कर दिया जाता है। तो एड्रेस टैग को सबसे पहले क्षतिग्रस्त करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि उसमें एक स्पेशल टैग लगा हुआ रहेगा क्लोज बटन के पास, तो स्पेशल टैग को कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है। स्पेशल टैग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर वाले स्ट्रिप सील को हटाएंगे और एड्रेस टैग को हटाएंगे और कहाँ डाल देंगे, इसको डाल देना है कहाँ, तो कैरी केस में डालना है। लेकिन इसके पहले एक काम और कर लेना होगा। वो क्या करना होगा, अब क्या है कि कंट्रोल यूनिट को ऑन करके एड्रेस टैग से क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर मिलाएंगे। सीरियल नंबर मिलाने के बाद क्या है कि जो एड्रेस टैग है और स्ट्रिप सील है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, कैरी केस में डाल देना है। इसके बाद फिर क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट का जो टोटल बटन जो है उस टोटल बटन को दबाएंगे और डिस्प्ले सेक्शन में जो टोटल मत जो डिस्प्ले करेगा उस टोटल मत को क्या करना है, एक फॉर्मेट रहेगा, उसके बारे में बताएंगे उस फॉर्मेट को किस प्रकार भरना है। तो टोटल वाले जगह पर क्या करना है, उसके सामने टोटल मत को लिख देना है, यानी फॉर्मेट में नोट कर लेना है कि टोटल मत कितना है इस सीयू के द्वारा। अब क्या करना है इसके आगे कि रिजल्ट बटन के पास पेपर सील क्षतिग्रस्त करना है, यानी जो ग्रीन पेपर सील रहेगा उसको ऐसे बाहर नहीं निकाल देना है, उस जो ग्रीन पेपर सील है उसी जगह रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, बाहर से उसको क्षतिग्रस्त करना है। यानी जो ग्रीन पेपर सील लगा हुआ रहेगा वो प्रिंट और रिजल्ट ये दोनों से हो करके इस तरह लगा हुआ रहेगा। तो रिजल्ट जहाँ लिखा हुआ उसके बगल में क्या है कि जो रिजल्ट वाला जो खांचा है उसमें अंगुली से क्या करना है, उस पेपर को क्षतिग्रस्त करना है और रिजल्ट बटन को दबाना है। जब रिजल्ट बटन दबाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले सेक्शन में कैंडिडेट वाइज क्या होगा, वोट बताएगा कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। तो उसका क्या करेंगे, फिर उसी फॉर्मेट में क्या करेंगे, हम वो सीरियल नंबर से लिखते चले जाएंगे। लेकिन यदि रिजल्ट बटन दबाए हैं और रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, वो इनवैलिड लिख रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, ये सूचना जो है हम निर्वाची पदाधिकारी को देंगे। ये इनवैलिड लिखने का मतलब ये हो गया कि पीठासीन पदाधिकारी क्या किए थे, जिस समय वोटिंग समाप्त हुआ वो हड़बड़ में क्या कर दिए कि कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दिए और क्लोज बटन को नहीं दबाए हैं। तो निर्वाची पदाधिकारी के आदेश पर हम क्या करेंगे, क्लोज बटन को दबाएंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट सेक्शन में काम करेंगे, यानी रिजल्ट बटन को दबाएंगे और कैंडिडेट वाइज जितना वोट होगा उसको हम फॉर्मेट में नोट करेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि प्रत्येक उम्मीदवार का मत फॉर्मेट में नोट कर लिया, रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा से मिलाएंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो भरा गया रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो फॉर्मेट होगा वो पदवार होगा। तो जिस पद के लिए आप गणना कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा उठाना है और उससे मिलान करना है कि हमने जो तैयार किया वो क्या है, पदवार इतना और टोटल इतना है। तो टोटल मत को मिलाना है कि रिकॉर्ड किए मतों से लेखा से मिलता है या नहीं। तो फिर क्या है, उसे मिलान करके निर्वाची पदाधिकारी और अभिकर्ता को क्या करना है, सूचित कर देना है, यानी बता देना है। इसके बाद अब क्या करना होगा, अब कंट्रोल यूनिट के काम नहीं है, यानी उसको ऑफ कर देना है और फिर क्या करना है, उसी कैरी केस में उसे सुरक्षित रख देना है। ठीक है।
अब इसके बाद क्या है कि हमने तो CU के द्वारा देख लिया, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये पदवार किस तरह से हमें गणना करना है। अब इसके बाद मतपेटिका से हम गणना कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतगणना प्रक्रिया जो है वो मतपेटिका से किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मतपेटिका का सही मिलान करेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि गणना मेज पर आपके पास क्या आएगा, मतपेटिका आएगा, उसको मिलान करना है कि उसी जिस बूथ का हम गणना करने जा रहे हैं और जिस पद का हम गणना करने जा रहे हैं क्या उसी बूथ का है या कोई अलग बूथ का है। तो एड्रेस टैग से ये पता चल जाएगा। और जब उसका ऊपर से क्या है कि जो कपड़ा से बांध करके जो सील किया जाएगा तो उसको सील को हटाना है। अंदर में फिर क्या होगा कि एक एड्रेस टैग लगा हुआ रहेगा, तो उस एड्रेस टैग से हम इसको सही से मिलान कर लेंगे। और ये क्या करना है, ये मतगणना अभिकर्ता को बता देना है। उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा नंबर जो है ये पेपर सील को क्षतिग्रस्त करना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मतपेटिका में जो है उसमें ग्रीन पेपर सील लगा हुआ रहेगा, तो उसको क्या करना है, जब एड्रेस टैग हटा दिया और फिर उसको ग्रीन पेपर सील को हमें क्षतिग्रस्त करना है। यानी उंगली से दबाना है तो ग्रीन पेपर सील फट जाएगा, फिर उसमें जो अंदर में जो कील जैसा रहता है, ठीक है ना, उसको अपनी ओर खींच करके उस बक्से को खोलना है। जब खोलेंगे तो फिर क्या करना है, ग्रीन पेपर सील के लास्ट में, है ना, बीच में नहीं, लास्ट यानी किनारा में क्या रहता है, उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। उस ग्रीन पेपर का सीरियल नंबर क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा जो मतपेटिका का जो फॉर्म होगा, जो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जो इन्वेलप में रखा हुआ रहेगा, उससे हमें मिलान कर लेना है कि ये ग्रीन पेपर सील उन्हीं का है या कोई दूसरा ग्रीन पेपर सील मिला है। तो इसके बाद फिर क्या होगा, ग्रीन पेपर सील मिलाने के बाद अब सभी बैलेट पेपर को बॉक्स से निकालकर खाली बक्सा को गणना अभिकर्ता को दिखा देना है। यानी क्या हो गया कि जो बैलेट पेपर जो बॉक्स में रहेगा उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा नीचे निकाल देंगे। खाली बक्सा को जो है ना वो मतगणना अभिकर्ता को दिखा देना है कि इसमें एक भी बैलेट पेपर नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद पदवार बैलेट पेपर को छाटेंगे। यानी एक बक्से में क्या है कि पंच का भी और सरपंच का दोनों पद के लिए उसमें बैलेट पेपर डाला गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको जब छाटना है तो पदवार छाट देना है। यानी पंच के लिए अलग और सरपंच के लिए अलग, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है कि उम्मीदवार के अनुसार छाटेंगे। पंच सरपंच के अलग अलग तो छाट दिया। अब मान लीजिए कि उसमें हमको पंच को पहले काउंटिंग कर लेना है। तो पंच में कितने उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार के अनुसार देखना है कि किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, कितना बैलेट पेपर है, तो उस उम्मीदवार के अनुसार हम उसको बैलेट पेपर को छाट लेंगे। इसके बाद क्या है कि वैध और अवैध मत को छाटेंगे। यानी पदवार तो हमने बैलेट पेपर छाट लिया, अब उसमें क्या करना है, देखना है कि हमको सही इसमें जो है ना सही वोट कौन है, यानी वैध कौन है और अवैध कौन है। ठीक है, तो इसका भी तरीका हम बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कि वो जो बैलेट पेपर में जो मत पड़ा है वो वैध है या अवैध है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि हम जब क्या कर रहे थे, पंच और सरपंच के लिए क्या किया, अलग अलग पद के लिए क्या किया, हमने बैलेट पेपर को छाट लिया। तो केवल वैध मतों को हमने छाटा और जो अवैध बच गया था उसे हमने अलग रख लिया। अब उन अवैध मतों को हम किस प्रकार वैध मत के साथ शामिल करेंगे। तो ये जो अवैध मत है, ठीक है ना, ये वैध कैसे होगा, ये निर्णय जो कौन लेंगे, निर्वाची पदाधिकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो अवैध है वो किस तरह से उसको अवैध माना जाएगा या वो वैध की श्रेणी में आ सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि अगर मान लिया जाए कि ये बैलेट पेपर किसी मतदाता को मिला और उसको मोड़ने का तरीका भी बता दिया गया, लेकिन क्या किया, ये मतदाता जब कहता है कि वोटिंग देने गया तो उस समय क्या करता है, इस पर किसी पहचान चिन्ह पर मुहर नहीं लगाया, यानी वो खाली छोड़ दिया। तो खाली छोड़ दिया इसका मतलब किसी पर अपने वोट नहीं दिया, तो यानी वो अवैध हो जाएगा। दूसरा बात क्या है कि अगर मान लिया जाए कि कोई मतदाता आया और इसमें क्या किया, एक पहचान चिन्ह जो है, जो अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह उसको पसंद आया या जिसके पक्ष में वो देना चाह रहा उस पर दे दिया। मान लिया जाए कि इस पर उन्होंने क्या किया, अपना मत दे दिया। लेकिन इसमें काम क्या हुआ कि जब वोट दिया, जो मुहर लगाया, तो मुहर में क्या है, स्याही की मात्रा ज़्यादा हो गया
और दूसरी बात क्या है कि जब इसको मोड़ा तो वो सही तरीके से नहीं मोड़ पाया, ठीक है ना। यानी उसको बीच से क्या किया, दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर दिया और फिर बीच से फोल्ड करके फिर बैलेट बॉक्स में डाल दिया। इससे क्या हो गया कि ये जो मोहर इस पर लगाया है और ये क्या हो गया, जब दोनों तरफ से इसको फोल्ड किया गया तो ये मोहर कहाँ चला आया, इस पर आ गया, ठीक है ना। यही पहचान फिर क्या आ गया, इस पर आ गया। तो इस तरह से क्या है कि ये तो डबल लग गया। जब डबल मुहर लग गया तो वो जो वैध मत नहीं कहलाएगा, यानी वो जो मत है वो अवैध कहला जाएगा। फिर अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कैसे हम वैध अवैध को जानेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आता है, कोई मतदाता आया और उसे समझ में नहीं आया कि ये जो बैलेट पेपर है इसमें मुहर कहाँ पर लगाना है, क्या इस पर लगाना है या इस पर लगाना है या बाहर में लगाना है। वो क्या करता है, वो गलतफहमी में मान लिया जाए कि ये इस क्षेत्र में लगा देता है, ठीक है ना। तो जब क्या है कि ये जो पहचान चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है ना, ये शेडेड क्षेत्र के अंदर में ये सब है, लेकिन क्या कर दिया, ये बाहर कर दिया। जब ये बाहर वाले क्षेत्र में लगा देता है तो ये किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं गया, तो यानी क्या हो गया, वो अवैध वोट हो गया। फिर मान लिया जाए कि अगर कोई दूसरा मतदाता आता है तो क्या करता है, शेडेड क्षेत्र में लगा देता है। मान लीजिए कि इसमें लगाया, यहाँ पर मुहर लगा दिया। अब ऐसा मुहर लगाया है कि आधा चला गया वो शेडेड क्षेत्र में, यानी ये छायादार क्षेत्र में चला गया, तो ये वैध होगा या अवैध होगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखना पड़ता है कि जो मुहर लगा है तो मुहर किसके पक्ष में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि ये जो दीपक वाला जो चुनाव चिन्ह है इसके क्षेत्र में ये ज़्यादा मुहर है, ठीक है ना, तो ये इसके पक्ष में हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या है, मान लिया जाए कि एक व्यक्ति आया और एक से ज़्यादा चुनाव चिन्ह पर उन्होंने अपना मतदान कर दिया। वो कैसे, ये कैसे होता है, तो ये जैसे मान लिया जाए कि हम अशिक्षित अनपढ़ गंवार, ठीक है, और मेरे पास क्या हो गया कि 3 अभ्यर्थी आए, ठीक है ना। तीनों अभ्यर्थी ने क्या किया, अपना अपना चुनाव चिन्ह बता करके चला गया, ठीक है। उन्होंने हमें समझा दिया कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है, इस पे क्या करना है, वोट दे देना है। और हमें तीनों का पहचान चिन्ह हमें याद था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हम जो वोट देंगे वो सही देंगे या गलत देंगे। हमने क्या किया, मतदान करने गया और जब बैलेट पेपर मिला तो तीनों का पहचान चिन्ह हमने देखा और तीनों पर क्या किया, मुहर लगा दिया, ठीक है ना। यानी ये मान लीजिए कि दीपक छाप था, इस पर हमने लगा दिया। ये बाल्टी छाप है, ठीक है ना, इस पर भी हमने लगा दिया। अब ये मोमबत्ती छाप है, इस पर भी हमने लगा दिया। अब क्या हो गया, हमने तो क्या किया, 3 जगह मुहर लगा दिया। हमें विश्वास था कि हमें तीनों को वोट देना था, हमने दे दिया। अब जो हमने काम किया ये क्या है, ये वोट जो है ये वैध नहीं है, ये अवैध वोट हो गया, ठीक है। अब इस तरह का है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति क्या कहता है, मतदाता पर विश्वास नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि एक अभ्यर्थी आए और हमें कह रहे हैं वोट देने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पूरा भरोसा दे रहे हैं कि हम आपको वोट ज़रूर देंगे, लेकिन क्या है उनको हम पर भरोसा नहीं है। तो हमने क्या बोला उनको कि हम आपको प्रूफ देंगे कि वोट आप ही को दिए हैं, ठीक है। इसके लिए क्या कर देते हैं हम, अब मान लिया जाए कि इस पर वोट दे दिया, ठीक है ना, ये वोट दे दिया और क्या किया, यहाँ पर अपना सिग्नेचर बना दिया, अपना नाम लिख दिया। इसका मतलब हम प्रूफ कर रहे हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह था हमने उसी पर वोट दिया है। तो क्या ये सही है, ये वोट सही नहीं है, यानी वैध नहीं है, ये अवैध माना जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई दूसरा चिन्ह लगा देता है। यानी क्या किया, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मुहर मिला है उस मुहर को छोड़ करके क्या करता है, कोई दूसरा चिन्ह लगा देता है। या हो सकता है कि कोई गया और अंगूठा का निशान लगा दिया, वो भी क्या है, वैध नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अवैध मत कैसे हो जाता है, ठीक है ना। इसकी पहचान हम कर लिए, ये छांट लिए। अब उसके बाद फिर क्या है कि जो वैध मत है, यानी जो सही रियल जो वोट है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, हमें बैलेट पेपर को 50-50 का बंडल बना देना है, ताकि हमको काउंटिंग करने में आसानी हो जाए। हो सकता है कि लास्ट वाला जो होगा बंडल वो 50 से कम होगा, ठीक है।
प्रत्येक उम्मीदवार के अनुसार कुल मत को हम फॉर्मेट में भरेंगे। यानी वैध मत को हमने छांट लिया, उसको क्या करना है कि जो फॉर्मेट रहेगा उसमें हमको नोट करना है। फॉर्मेट के बारे में हम आगे बताएंगे कि पंच के लिए, सरपंच के लिए कौन सा फॉर्मेट भरना है। फिर मत पत्र लेखा प्रपत्र 17 से मिलान करना है। यानी आपके पास जो मत पत्र लेखा होगा प्रपत्र 17, उससे फिर मिलान करेंगे कि हमने जो नोट किया, जो वैध मत, जो टोटल कितना मत मिला था, और उसमें से कहता है कि वैध मत कितना है, अवैध कितना है। यानी दोनों को जोड़ करके देखना कि टोटल कितना था, और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो होगा मतपेटिका के लिए, वो प्रपत्र 17 जो होगा उससे मिलान कर लेना है। और निर्वाचित पदाधिकारी और गणना अभिकर्ता को सूचित कर देना है। इसके बाद फिर क्या करना है कि यदि मामूली अंतर पाया जाता है, कुछ का अगर अंतर पाया जाता है टोटल से, तब क्या करेंगे, जो मत पत्र लेखा जो है प्रपत्र 17, उसमें क्या करेंगे, उसमें अंतर को दर्शा देंगे। ठीक है। फिर क्या है, यदि मामूली अंतर पाया जाता है तो मत पत्र लेखा में अंतर को क्या करना है, अंकित कर देंगे। इसके बाद एक जानकारी और है कि मतगणना का जो काम होगा वो पदवार क्रम के अनुसार होगा। तो सबसे पहले जो मतगणना होगा वो किस पद का होगा, तो देखिए सीरियल नंबर से लिख होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, किस पद के लिए कौन सा फॉर्म हमको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि हम उन प्रपत्रों के बारे में जानेंगे जिसमें क्या है कि सभी पदों के लिए जो रिजल्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रपत्र 19 के बारे में हम जानते हैं। तो प्रपत्र 19 जो होगा वो किस पद के लिए होगा, किस पद के लिए वो रिजल्ट उसमें तैयार किया जाएगा, तो ये है वार्ड सदस्य और पंच के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ कि निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र, यानी इसमें वार्ड सदस्य का और पंच का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लिया जाए कि क्या रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जिला लिखा हुआ है, तो मान लिया जाए कि जिला का नाम गया है। ठीक है। प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड का नाम हो गया बोध गया। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या होगा। ठीक है ना। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो होगा उस संख्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका नाम लिख देना है। इसके बाद क्या है कि ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का नाम क्या है, जिस बूथ के लिए हम मतगणना कर रहे हैं वह बूथ किस पंचायत में पड़ता है, उस पंचायत का नाम लिखना है। तो नाम क्या हो गया, ग्राम पंचायत का नाम मान लिया जाए कि ये बसाड़ी हो गया, बसाड़ी लिख दिया। अब मतदान केंद्र संख्या कितना है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि लिख दिया 24। और विद्यालय का नाम, यहाँ बूथ का नाम क्या हो गया, तो प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर हो गया। अब इसके बाद क्या है कि पद के लिए कितने अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे थे, तो उसकी संख्या इसमें लिखना है। तो हम मान लिए कि 4 सदस्य थे, ये 4 अभ्यर्थी थे। ठीक है ना। हम मान लिए कि 4 अभ्यर्थी थे जो वार्ड से चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ 4 अभ्यर्थी यहाँ लिख दिया, अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखना है। ठीक है। जिससे मान लिया जाए कि पहला अभ्यर्थी कौन था, अमित कुमार। ठीक है। दूसरा क्या था, सुनील रजक। ठीक है। तीसरा क्या था, प्रमोद बिहारी। चौथा क्या था, सिकंदर प्रसाद। ठीक है। ये अभ्यर्थी का नाम हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान मतों की संख्या, यानी विधिमान का मतलब होता है जो सही वोट मिला है, यानी एक भी बोगस वोट नहीं है, यानी एक भी खराब वोट नहीं है। ठीक है ना। यानी अवैध नहीं है, ये वैध मतों की संख्या यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर अमित कुमार हैं, अमित कुमार को मान लिया जाए कि जो वैध मत मिला ये कितना मिला, ये मान लिया कि 150 मिला। ठीक है। अब इसी तरह से सुनील रजक को कितना मिला,
तो ये मान लें कि 72 वोट मिला, और प्रमोद बिहारी को ये 47 वोट मिला है, और सिकंदर प्रसाद को 156 वोट मिला है। ठीक है, ये हो गया वैध मतों की संख्या। तो इसके साथ साथ क्या कुछ वो ऐसे वोट होंगे जो अवैध भी होंगे, है कि नहीं। तो अवैध कितना होगा, तो इसमें प्रत्येक को नहीं दिया हुआ है कि प्रत्येक का अवैध लिखना है, इसमें विधि मान्य यानी वैध को लिखना है। अवैध वाला क्या होगा, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहेगा कि प्रक्षेपित मतों की कुल संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है कि विधिमान मतों की संख्या का मतलब हो गया कि इसको टोटल जोड़ देना है। ठीक है ना। अब टोटल जोड़ करके देखा जाए कितना आता है, तो 2 7 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 बचा, 6 7 13 13 4 17 17 5 22 हाथ में 2 बचा, 2 और 2 4, यानी वही क्या करना है यहाँ पर लिख देना है 425 वोट मिला है जो विधि मान्य है। ठीक है ना, इतना वोट ये मिला। अब है कि प्रक्षेपित मतों की संख्या, यानी इसमें क्या है, और डाले गए कुल मत कितना था, डाले गए कुल मत मान लिया जाए कि 500 था, इतना टोटल वोट 500 पड़ा है, जिसमें से 425 क्या आया है, तो 425 जो है वैध मत है। ठीक है, और अवैध कितना हो गया, यानी प्रक्षेपित, यानी जो रद्द हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं। तो बेकार कितना हो गया, ये हो गया आपका 75, यानी इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, ये हो गया। अब इसके बाद है कि मतगणना का स्थान, ये जो मतगणना हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है, उस स्थल का नाम लिखना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर स्थल का नाम लिख देते हैं, मतगणना कहाँ हो रहा है, तो गया कॉलेज, गया कॉलेज गया। ठीक है, ये लिख दिया। अब तारीख किस तारीख को हो रहा है, तो मान लिया जाए कि ये हो रहा है 3/10/2021, ये तारीख हो गया। अब इसके बाद इस साइड में क्या है कि मतगणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, यानी जो काउंटिंग सुपरवाइज़र हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना साइन करेंगे। यहाँ देख लेना है कि सबसे पहले क्या है, ये जो विधि मान्य मतों की संख्या जो है, ठीक है ना, ये 425 आया, तो 425 ये सही है या गलत है, एक बार फिर से क्या करना है, इसको रीचेक कर लेना है। अब यहाँ पर क्या होगा, चेक करने के बाद यहाँ पर मतगणना पर्यवेक्षक जो होंगे यहाँ पर वो अपना साइन बना लेंगे, उसके बाद वो अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि इनका नाम क्या है, संजय प्रसाद। ठीक है, अब इनका पद का नाम क्या है, हो सकता है किसी विद्यालय के वो प्रधानाध्यापक होंगे। ठीक है, चलिए प्रधानाध्यापक हो गया, किस विद्यालय का, तो मध्य विद्यालय। ठीक है ना, जिस विद्यालय के होंगे वो अपना नाम लिख देंगे। इसके बाद सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर, तो सहायक निर्वाची पदाधिकारी कौन है, वो अपना क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वो साइन करेंगे। साइन करने के बाद क्या है, मान लें इनका नाम क्या है, वीरेंद्र प्रसाद। ठीक है, वीरेंद्र प्रसाद हो गए। पद का नाम क्या है, जो पद का नाम होगा वो लिख देंगे। इसके बाद बच गए कौन, निर्वाची पदाधिकारी, ये अपना हस्ताक्षर यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, ये था प्रपत्र 19। अब प्रपत्र 19 के बाद क्या है, इसमें तो प्रपत्र 19 में हमने देखा क्या कि ये जो प्रपत्र का प्रयोग जो होगा वो किस पद के लिए, तो वार्ड सदस्य के लिए और पंच के लिए होगा। और इसके बाद जो 4 पद बच गए वो किस में भरा जाएगा, वो प्रपत्र 20 में भरा जाएगा। अब उसमें देखते हैं उसमें किस प्रकार का कॉलम बना हुआ है। अब क्या है कि प्रपत्र 20 भाग 1 को देखना है। इस प्रपत्र में क्या है कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद का रिजल्ट तैयार करना है। तो इसमें क्या लिखा है, निर्वाचक के मतों की गणना का परिणाम पत्र। इसमें देखा जाए सबसे पहले क्या है कि जिला का नाम मान लिया जाए कि किस जिला का है, तो गया जिला का है, गया जिला लिख लिया। अब प्रखंड का नाम क्या है, प्रखंड का नाम बोधगया है, बोधगया लिख दिया। अब किस पंचायत का है, तो ग्राम पंचायत का नाम क्या लिख दें, चलिए बसाड़ी है, बसाड़ी लिख दिया। इसके बाद अब यहाँ पर है चारों पद लिखा हुआ है, मुखिया है, पंचायत समिति के सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है और ग्राम पंचायत के सरपंच है। तो क्या करेंगे, सबको हम अलग अलग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मुखिया का बना रहे तो मुखिया के लिए एक फॉर्मेट अलग होगा, इसी तरह से चारों के लिए क्या होगा, 4 अलग अलग फॉर्मेट होगा। लेकिन वो कौन सा फॉर्मेट, तो प्रपत्र 20 ही होगा।
ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मुखिया का बनाते हैं। ठीक है, तो मुखिया के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितना था, मान लीजिए कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या इसका 13 था। ठीक है, और इस ग्राम पंचायत, किस ग्राम पंचायत के लिए था, तो पंचायत का नाम क्या था, वो बसाड़ी। ठीक है, ये बसाड़ी लिख दिया। अब क्या है, ये मुखिया के लिए बना रहे थे, केवल मुखिया वाले लाइन में ही लिखेंगे, ये सब में कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब में कुछ नहीं होगा, यानी कहने का मतलब जिसके लिए बना रहे हैं केवल उसी के लाइन में लिखना होगा। पंचायत समिति के सदस्य को बनाएंगे तो पंचायत समिति के सदस्य वाले लाइन में ही लिखेंगे। इसके बाद अब है कि क्रमांक, यानी क्रमांक का मतलब क्या हो गया कि जो मुखिया पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे वो अभ्यर्थी टोटल कितने थे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 4 अभ्यर्थी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो उन अभ्यर्थी का नाम क्या है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखते हैं। मान लिया जाए कि अभ्यर्थी का नाम है मुकेश कुमार। ठीक है, सुरेश राजा। ठीक है, कुंदन बिहारी, आशा रानी। ठीक है, ये 4 जो है ये अभ्यर्थी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अब इसमें क्या है कि अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या। अब जो वोटिंग हुआ, ठीक है ना, तो मुकेश कुमार को जो वोट मिला, तो हो सकता है कि टोटल वोट मान लीजिए कि 150 था, 150 इनको मिला, लेकिन 150 में क्या है कि 5 जो है ना, 5 बोकस वोट चला गया, तो ओरिजिनल कितना हो गया, जो सही वोट जिसको वैध बोलते हैं, तो वैध कितना हो गया, 145 हो गया। इसी तरह से क्या है कि टोटल में से क्या करना है, जो अवैध वोट हो गया यानी जो रद्द हो गया, बोकस हो गया, उसको माइनस कर देना है। अब सुरेश राजा को इसी तरह से मान लिया जाए कि 130 वोट जो मिला वो वैध मिला, यानी सही वोट मिला। कुंदन बिहारी को ये 150 मिला। ठीक है ना, आशा रानी को ये 200 मिला। अब इसी तरह से क्या करना है, इसका योगफल निकाल देना है। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर योग लिख दिया। ठीक है, योग कितना हो गया, तो ये 5 हो गया, 4 3 7 5 12 हो गया, 2 1 3 1 4 और 2 6 हो गया, यानी योगफल 625 टोटल वोट मिला। अब यहाँ योगफल तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देना है, इसके पहले वाला जैसे 19 फॉर्मेट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर टोटल वोट हमने देख लिया, जिसको हमने क्या किया, विधि मान्य लिखा, और डाले गए कुल मतों की संख्या यहाँ पर दूसरा लिखा। ये किस लिए, ये क्या है कि ये किसके लिए होगा, तो ये जो होगा ये पंच के लिए और सरपंच के लिए होगा। क्यों, क्योंकि उसी में जो होगा वैध मतों की संख्या और अवैध मतों की संख्या होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जब ईवीएम से जिस पद के लिए ईवीएम से हुआ है उसमें क्या होगा कि टोटल वो वैध मत ही होगा, और डाले गए मत की संख्या, माने वैध मत की संख्या और डाले गए मत की संख्या दोनों बराबर होगा, यानी उसमें अवैध नहीं आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि मुखिया अभ्यर्थी के लिए जो यहाँ पर चुनाव हो रहा था वो तो ईवीएम से हो रहा था, तो ईवीएम में जो भी वोट पड़ा है इसमें क्या है, इसमें अवैध नहीं है। ठीक है ना, यानी सब टोटल है, डाले गए मत की संख्या भी 145 है और वैध मतों की संख्या भी 145 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यानी प्रक्षेपित जो है माने बोकस वोट एक भी नहीं, रद्द वोट एक भी नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा विधि मान्य में, तो विधि मान्य कितना हो गया, कितना वोट मिला है 625, और टोटल वोट कितना डाला गया था ईवीएम मशीन में, तो 625। ठीक है ना, यानी ये डाले गए मत की संख्या और ये क्या है विधिमान्य मतों की संख्या दोनों सेम हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके आगे मतगणना का स्थान, तो गया कॉलेज गया। ठीक है, तारीख क्या हो जाएगा 3/10/2021। अब सहायक निर्वाची पदाधिकारी यहाँ पर अपना साइन कर देंगे, उनका नाम हो जाएगा, पद का नाम हो जाएगा। मतगणना पर्यवेक्षक यहाँ पर क्या करेंगे, अपना साइन करेंगे, उनका नाम हो जाएगा, यहाँ पर पद का नाम हो जाएगा। उसके बाद बच गए निर्वाची पदाधिकारी जो अपना यहाँ पर साइन कर लेंगे। ये था प्रपत्र 20 भरने का तरीका।